क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है बेटा, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC इज। दी गई आकृति में कोण BAC की माप है। इन्होंने एक आकृति दी है और इसमें आपको BAC का मान आपसे पूछा है, यानी कि BAC ये वाला कोण आपको बताना है कितना है। अब यहां पर लगेगी आपकी क्या, बहिष्कोण प्रमेय, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, बहिष्कोण प्रमेय कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आप आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये त्रिभुज आपका ABC है, BC भुजा को आपने D तक यदि बढ़ाया तो ये जो बाहर कोण बन रहा है इसको हम बहिष्कोण कहते हैं। ये क्या कहलाता है, बहिष्कोण। ये क्या कहलाता है, बहिष्कोण। अभी जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो बहिष्कोण होता है, वो उसके विपरीत ओर के अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल ACD इक्वल टू होता है ये वाला एंगल, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल B। ये बहिष्कोण जो होता है इसके विपरीत अंतःकोणों के योग के, इसके विपरीत कौन से हैं, ये वाले विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां से आप देखिए आपको इसकी वैल्यू कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर 110 दी है। एंगल A की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो ये हमें बताना है। एंगल B आपको कितना दिया, 62 डिग्री दिया। तो एंगल A आप आसानी से निकाल सकते हैं। 110 में से क्या माइनस कर दीजिए, 62। 10 में से 2 जाएगा तो आप कहेंगे सर 8 बचेगा, 7 जाएगा 11 में से 4 बचेगा, तो 48 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। 48 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन D में दे रखा है, तो ऑप्शन D क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई। बहिष्कोण प्रमेय का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको यहाँ पर लगानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹50,000 एट द एंड ऑफ 2 years इज 4,000. What would be the compound interest on the same sum at the same rate for the same time period? इन्होंने बोला है सेम पीरियड लिखा है, मतलब सेम पीरियड के लिए इन्होंने बोला है कि 50,000 रुपये की एक धनराशि पर 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 4,000 रुपये है। समान धनराशि पर, मतलब यही 50,000 पर समान अवधि यानी कि सेम समय के लिए समान ब्याज की दर से, मतलब जिस दर पर आपको 50,000 पर 4,000 रुपये ब्याज मिला उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। यहाँ पर बात करें कि प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल हमें दिया है यहाँ पर 50,000 रुपये। कितना दिया, 50,000 रुपये। अच्छा, 2 साल का SI दिया है, सिंपल इंटरेस्ट आपको 2 साल का दिया है, कितना, 4,000 रुपये। अब ये आप भली भांति परिचित हैं कि साधारण ब्याज हर साल समान होता है। तो 2 साल का यदि बेटा साधारण ब्याज 4,000 है तो 1 साल का साधारण ब्याज बता सकते हैं कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1 साल का SI की अगर हम बात करें तो वो कितना होगा, 4,000 को आप 2 से भाग लगा दीजिए, क्योंकि हर साल समान होता है, तो मतलब 2,000 रुपये। तो 1 साल का SI आपका 2,000 आ गया। अब यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि 2,000 रुपये ब्याज मिला हमें किस पे, 50,000 पर 1 साल में। तो ब्याज की दर भी क्या होती है हमारी, 1 सालाना चलती है। और हम कैसे निकालते हैं, 1 साल का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, दर आ जाएगी, क्योंकि 2,000 का ब्याज मिला हमें, किस पर मिला, तो आप कहेंगे सर 50,000 पर, इंटू क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे सर 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से ये 4 बार कैंसिल, तो आपकी ब्याज की दर जो कितनी है, 4% है। अब इसी ब्याज की दर से, मतलब 4% की ब्याज की दर से आपने 2 साल के लिए 50,000 रुपये कहीं और दिए, लेकिन ब्याज की दर कैसी है, चक्रवृद्धि है। तो अब आपको कितना ब्याज मिलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए पहले साल का तो ब्याज आपका साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, दोनों ही कैसे होते हैं, समान होते हैं। तो आप कहेंगे सर पहले साल का तो ब्याज हमारा कितना हो गया, 2,000। ठीक है, कितना हो गया, 2,000। लेकिन आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है, यानी कि इस 2,000 पर दूसरे साल में ब्याज मिलेगा, तो 2,000 का कितना मिलेगा, ब्याज की दर कितनी है, 4%। परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 चौको 80 रुपये ब्याज मिलेगा। अब आपको याद होगा, आपको बताया गया था कि 2 साल के जो CI का रेशियो होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2:1 का रेशियो होता है, 2:1 का रेशियो होता है। अगर आप इससे नहीं करना चाहें तो आपको ये पता है
कि अगर मूलधन आपका समान है, ब्याज की दर समान है, समय समान है, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा साधारण ब्याज से कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। तो अब ज़्यादा आएगा तो वो कितना ज़्यादा आएगा, तो ये जो ब्याज पर ब्याज मिला ना, इतना ही ज़्यादा आएगा। तो साधारण ब्याज कितना था, तो आप कहेंगे 2 साल में 4000 था, तो 80 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4080। आप बस इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, तो आपका आंसर 4080 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना, 2000। ये 2000 क्या है, मूलधन पर ब्याज है, और 2000 मतलब ब्याज पर ब्याज कितना है, तो 80 है। तो 2 साल के CI का रेशियो क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 2:1, तो इसमें 2 से और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वापस से आपका 4000 बन जाएगा, और ये कितना, 80। इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 4080 ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 2 साल का आपका CI निकल कर आ जाएगा कि कितना है। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा 4080। ठीक, बात क्लियर हो गई, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है बेटा, इफ 1 - 64x की पावर 3 - 12x प्लस px स्क्वायर इक्वल टू 1 - 4x का होल क्यूब, देन द वैल्यू ऑफ p इज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको एक समीकरण दिए, इसके बराबर में ये दिया हुआ है, तो p का मान आपको ज्ञात करना है कि p का मान क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 - 64x की पावर 3, फिर -12x प्लस px स्क्वायर इक्वल टू में कितना है, तो आप कहेंगे सर 1 - 4x की होल पावर 3। तो यहाँ पर आप a - b का होल क्यूब लगा दीजिए, क्या होता है, तो आप कहेंगे सर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है। तो बस इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर ओपन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे ओपन करेंगे, तो देखिए बेटा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, ये तो एज इट इज चलेगा 1 - 64x की पावर 3 माइनस 12x प्लस px स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1, ये आपका हो जाएगा 4x का पावर 3 यानी कि 4x की पावर 3। चलिए पूरा फॉर्मूला ही खोल के बता देते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, b यानी कि 4x प्लस 3a यानी कि 1 और b यानी कि b स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से खोलेंगे, आपको a आपने किसके इक्वल माना, a आपका 1 है और b आपका कितना है, 4x है, तो इस फॉर्मूला खोल दिया। ठीक है, चलिए अब देखिए आपको ये बता दें, हम बार बार बोलते हैं कि इतना विस्तार से कराने का, एक एक स्टेप कराने का उद्देश्य केवल यही है कि जो बच्चे नए आए हैं, जिन्होंने अभी 12th पास किया, जो कंपटीशन के बारे में भी समझ रहे हैं, तो उनको भी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है ना, क्योंकि वीडियो ये वो नहीं देखते बच्चे कि भाई जिनका बिल्कुल लेवल अच्छा है वो तो देखते ही देखते, साथ में वो बच्चे भी देखते हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो उनको भी आइडिया लेना होता है कि भाई पेपर किस तरीके से पूछा जाता है। डायरेक्ट करवा देंगे तो दिक्कत आएगी, आप भी समझ सकते हैं। तो बस साथ दीजिए हमारा, हम आपके साथ बने रहेंगे, आपको बेहतर से बेहतर चीज़ हमेशा प्रोवाइड की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट भी बताया जाए, और जितना विस्तार से हो सकता है उतना विस्तार से भी आपको बताया जाए। चलिए तो क्वेश्चन पे आगे आते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है 1 - 64x की पावर 3 माइनस 12x प्लस px स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 - 64x की पावर 3, ये 4 का घन 64 और x की पावर 3 माइनस ये हो जाएगा 4 × 12, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 12x, ये आपका हो जाएगा 16, 16 × 48 प्लस 48x स्क्वायर, 48 48 लिखना है, कितना लिखना है, 48x स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो गया, 48x स्क्वायर। अब थोड़ा सा आप कंपेयर करिए, अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखिए ये वाले टर्म्स तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, इनसे किसी से भी हमें मतलब नहीं है, ये सेम है, यहाँ तक सेम है। कंपेयर किसका होगा, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म का px स्क्वायर से, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 48, कितनी निकल आई, 48। ये बेटा आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में। अब थोड़ा डायरेक्ट वाले देख लेंगे, डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे आप बना सकते थे। आपको पता है कि ये a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b हो रहा है, क्योंकि b आपका x के फॉर्म में आ रहा है, तो x का क्यूब स्क्वायर कुछ नहीं हो रहा है, यानी कि ये आपका माइनस 3a स्क्वायर b है और ये आपका प्लस 3ab स्क्वायर है। अब b स्क्वायर है तो मतलब आपको यहाँ से दिख गया ये a है और ये b है,
तो डायरेक्ट आपको लास्ट स्टेप पे जाना है कि 3ab का स्क्वायर ये आपका बनेगा। अब 3 मतलब 3, a मतलब कितना 1, b का स्क्वायर यानी कि तो आप कहेंगे 16x स्क्वायर, तो 16 तिया कितना हो गया 48। तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते थे कि 4 का वर्ग 16, 16 तिया 48, 48 आपका आंसर है। देखते इसे, क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है, इन द फिगर इफ एंगल ए इक्वल टू 100 डिग्री देन एंगल सी आपको बताना है। निम्न आकृति में यदि कोण ए बराबर 100 हो तो कोण सी का मान बताइए। ये आपको क्या फिगर दिख रहा है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज कौन सा है, तो आप कहेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये चक्रीय चतुर्भुज, जिसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है बेटा, विपरीत कोणों का योग यानी कि अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। अब आप बताइए कि ये वाला एंगल आपका अगर आपको कितना दिया है 100 दिया है, तो इसके विपरीत कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज में उसके विपरीत कोणों का योग 180 होता है। तो अगर ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा। किस ऑप्शन पर टिक कर देंगे आप, ऑप्शन सी पर। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ 151 का स्क्वायर माइनस 149 का स्क्वायर इज। आपको बोल रहा है कि 151 का वर्ग माइनस 149 का वर्ग का मान ज्ञात करिए। तो आपको पता ही आपका लग जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, और ए माइनस बी यहाँ पर लग जाएगा। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो 151 प्लस 149 करेंगे, और यहाँ पर 151 माइनस 149 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300। ये कितना हो जाएगा 300, और इंटू में क्या हो जाएगा 2, यानी कि फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, देखिए इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 150, एक इसको दीजिए 150, 150, 300, 151 से 149 गया तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 600। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, इन विच AB इक्वल टू AC, AD परपेंडिकुलर BC, BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ AB इज, बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इन्होंने बोला कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है, मतलब ये दोनों भुजाएं आपकी कैसी दी हैं, बराबर दी है। AD जो है लंब है BC पर, AD क्या है लंब है BC पर, और BC आपको कितना दिया है, तो ये BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। और इन्होंने बोला है कि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो लंब है उसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये AD आपको दे रखा है, तो AD आपके पास 4 सेंटीमीटर है। तो अब आप बताइए कि AB की लंबाई क्या होगी। आप चाहे AB की लंबाई निकाल दीजिए चाहे AC की लंबाई निकाल दीजिए, दोनों बराबर है। AB पूछते हैं या AC, पहली चीज तो ये। अब ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान रखना, समद्विबाहु त्रिभुज में जो बराबर भुजाओं का कॉमन बिंदु होता है यानी कि कॉमन वर्टेक्स होता है, उससे सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी कि बाइसेक्ट करता है, इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर बेटा अगर ये कितना है 6 है तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये भी कितना हो जाएगा 3। BD आपका 3, और इसी प्रकार DC भी आपका कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 3 हो गए। अब ये लंब है यानी कि ये 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम ट्राइंगल ABD लेते हैं तो ट्राइंगल ABD क्या होगा, तो आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर लंब आपका 4 है, आधार आपका 3 है, तो कर्ण कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 5। ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि त्रिक होते हैं 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो AB की लंबाई कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। किस ऑप्शन में दिया बेटा 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी में दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को तो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट के बारे में जिनको जानकारी नहीं है तो आपको बता दें, सबसे पहला ट्रिपलेट जो है वो 3 4 5 ही है। ठीक है, जहां से हम मान के चलते हैं इससे आधा भी हो सकता है, इससे दुगना भी हो सकता है, इससे 3 गुना 4 गुना भी करके बना सकते हैं। तो ये हमने बोला कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट होते हैं।
अगर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण जो है वो 5 होता है, लंब 4 है और आधार 3 है। अब या तो आपका लंब 3 हो सकता है, आधार 4 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करता है थीटा पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि लंब आपके पास 4 है, आधार 3 है और ये 90 डिग्री का कोण बन रहा था यहाँ पर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। ये भी आपसे पूछा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे क्या कह रहा है बेटा? द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स ऑफ ए रूम हैविंग लेंथ 6 मीटर, ब्रेड्थ 4 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज। बोल रहे हैं कि 6 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, ये आपको बताना है। देखिए, अगर हम एक कमरा ड्रॉ कर लें, एक कमरा हम बना लें, तो कमरा कैसे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, मतलब वो घनाभ के आकार का है। वो क्या है? क्यूबॉइड है। तो अगर कमरा घनाभ के आकार का है बेटा, तो ये आपका क्या बन गया? क्यूबॉइड, ये कमरा बन गया। इस कमरे की अगर हम बात करें, कमरा यानी कि रूम की अगर हम बात करें, ये जो रूम आपका बन के आया है, इस रूम की अगर हम बात करें तो इस रूम की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है? तो देखिए, लंबाई यहाँ पर 6 दी है, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको कितनी दी है? तो आप कहेंगे सर 3। ये भी 4 ही दी है। ऊंचाई भी आपको कितनी दी है? ये भी आपको 4 सेंटीमीटर दी है। तो ऊंचाई भी आपके पास कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4 सेंटीमीटर। तो आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ें कितनी हैं? गिवन है 4, 6, 4 और 4 सेंटीमीटर में या मीटर में। ये आपको मीटर में दिए हैं, सेंटी हटा दीजिए बेटा इसके सामने। तो ये सभी किस्में दी हैं आपको, मीटर में दी हुई हैं। तो ये सभी आपकी किस्में मीटर में। तो चलिए इस सभी को आप मीटर में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस कमरे की दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको लंबाई के साथ में ऊंचाई चाहिए और लंबाई के साथ में पीछे भी ऊंचाई चाहिए, चौड़ाई के साथ में ऊंचाई चाहिए और आपको चौड़ाई के साथ में एक बार और ऊंचाई चाहिए दीवारों के लिए। तो दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, तो इसको याद रखना आप, दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2L + B × H। अब देखिए यहाँ पर L की वैल्यू की बात करें तो लंबाई कितनी है? तो आप कहेंगे 6, चौड़ाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4 और ऊंचाई कितनी है? तो आप कहेंगे सर 4। तो ये कितना हो गया? 2 × 10 × कितना? 4। तो कितना आ गया आपका? ये 80 वर्ग मीटर। दीवारों का क्षेत्रफल कितना आ गया? 80 वर्ग मीटर, 80 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपको किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो दीवारों का क्षेत्रफल याद रखना क्या होता है? 2L + B × H, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में बंद करके इंटू ऊंचाई, ये होता है आपकी दीवारों का क्षेत्रफल। डायग्राम से भी क्लियर समझ में आ गया कि लंबाई और ऊंचाई एक बार लेंगे, पीछे की दीवार भी सेम होगी तो लंबाई और ऊंचाई वहाँ भी लगेगी। इसी प्रकार बगल वाली दीवार की अगर बात करें तो चौड़ाई और ऊंचाई लगेगी। यहाँ पर बगल वाली दीवार में भी क्या होगी बेटा? चौड़ाई और ऊंचाई लग जाएगी। यहाँ ये बगल वाली दीवार में, ये वाले में चौड़ाई और ऊंचाई, और ये पीछे वाले में भी क्या लगेगा आपका? तो आप कहेंगे सर लंबाई और ऊंचाई। तो इस प्रकार ये अपोजिट समान होती हैं, तो दो हो जाएंगे, वो 2L H और 2BH। तो 2 कॉमन ले लिया और H कॉमन ले लिया, तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है 2L + B × H। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ A is to B is equal to 3 is to 5 and B is to C is equal to 2 is to 3, then A is to B is to C is equal to। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि A अनुपात B बराबर 3:5 तथा B अनुपात C बराबर आपको कितना दिया है? 2:3 दिया है, तो आपको A अनुपात B अनुपात C का मान बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है A अनुपात B बराबर कितना दिया? तो आप कहेंगे सर 3:5 दिया है। B अनुपात C कितना दिया है? तो आप कहेंगे सर ये आपको दिया है 2:3। तो एक तरीका तो बेटा यही है कि अगर आपको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C निकालना है, तो इससे ईजी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। A अनुपात B अनुपात अगर आपको C निकालना है तो A अनुपात B आपको 3:5 दिया, B अनुपात C बराबर 2:3 दिया। ये अनुपात B पर खत्म हो रहा था, तो दूसरा अनुपात अगर B से ही शुरू हो, इसी क्रम में अगर लिखा हो तो आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए आप क्या करिए, 3 और 2 का वर्टिकली मल्टीप्लाई, 3 दूनी कितना? 6,
फिर 5 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि कितना हो जाएगा 10, और फिर 5 और 3 का वर्टिकली मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15। तो ये आपके पास A अनुपात B अनुपात C आ जाएगा। तो 6, 10 और 15 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। बस एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी कि A अनुपात B बराबर 3:5 है और B अनुपात C बराबर 2:3 है। इसमें अनुपात किस पर खत्म हुआ, A से शुरू हुआ B पर खत्म हुआ, तो दूसरे केस में B पर शुरू हो और C पर ही खत्म हो, ठीक है ना, इसी क्रम में हो, जहां से खत्म हो रहा वहीं से शुरू होना चाहिए नेक्स्ट रेशियो, तब ये लगेगा। नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे इसको, देखिए A अनुपात B आपको कितना दिया, 3:5 दिया, B अनुपात C कितना दिया, तो आप कहेंगे सर 2:3 दिया। अब जरा दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ भी B है और यहाँ भी B, यहाँ की B की वैल्यू 5 और यहाँ B की वैल्यू 2, इनको इक्वल करना है, समान करना है। तो इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा 10, और 5 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा 15। अब देखिए दोनों जगह B की वैल्यू इक्वल हो गई, तो बस आपको A की वैल्यू कितनी 6 ले लेनी है, B की वैल्यू 10 और C की वैल्यू कितनी 15। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर वही आएगा 6, 10, 15। तरीके बदल जाएंगे, आंसर में कोई भी कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। दी गई तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास्ड विथ डिस्टिंक्शन इन द ईयर 2012 इज। वर्ष 2012 में विशिष्टता के साथ उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। विशिष्टता मतलब डिस्टिंक्शन के साथ में जो पास हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा में कितने विद्यार्थी या छात्र बैठे उनकी संख्या आपको दी है एक तरफ 2010, 11, 12, 13, 14 में। और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड, जो पास हुए उनकी संख्या दी है 2010, 11, 12, 13, 14 में। नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड विथ डिस्टिंक्शन, यानी कि विशिष्टता के साथ में जो पास हुए उनकी संख्या आपको दी है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2012 में विशिष्टता के साथ में उत्तीर्ण, 2012 में विशिष्टता के साथ में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का आपको क्या बताना है, छात्रों का आपको प्रतिशत बताना है। तो हम कहेंगे सर डिस्टिंक्शन के साथ में 210 विद्यार्थी पास हुए, कितने में से, तो विद्यार्थी बैठे कितने थे 2012 में 840, इंटू क्या कर देंगे 100, 0 से 0 21 चौके कितना होता है 84, 4 से ही कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25% स्टूडेंट जो हैं 2012 में वो डिस्टिंक्शन के साथ में क्या हुए, पास हुए। तो आपके किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए में दिया है 25%, तो ऑप्शन ए क्या होगा बेटा आपका आंसर। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहां दिया हुआ है द एवरेज ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज m if the next 3 odd numbers are also included then what is the increase in the average। ये बोल रहे हैं कि 5 सतत विषम संख्याओं का औसत स्मॉल m है, यदि 3 अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 5 सतत विषम संख्याएं दी हैं, आप कोई भी ले लीजिए लगातार। विषम क्या होती हैं, जिनमें 2 से भाग नहीं जाता, शेष फल 1 बचता है, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं बेटा, विषम संख्या कहलाती हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें 5 सतत विषम संख्या लेनी है। ठीक है, 5 सतत मतलब जो लगातार है। तो जैसे हमने लिया 1, 3, 5, 7 और 9, ये 5 सतत विषम संख्याएं हैं। और ये सतत विषम संख्याओं से क्या बनती है, हमारी एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी बनती है, क्योंकि हर पद के बीच में, हर टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है, 2 का अंतर है। तो यदि हर पद के बीच में बेटा 2 का अंतर है तो ये समांतर श्रेणी है। तो एक तरीका तो ये है इनका औसत निकालने का। हमने एक मन से मान लिया, इन्होंने औसत जो दिया हम उसकी बात अभी करेंगे। हमने बोला कि भाई औसत क्या होता है, जितनी संख्याएं दी उन सभी को आप जोड़ दीजिए, सभी को क्या करिए बेटा जोड़ दीजिए, और जितनी संख्या उससे भाग लगा दीजिए। औसत क्या होता है, प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये क्या होता है आपका औसत होता है। तो यहां पर आप देखिए क्या हो जाएगा, 9 और 7 16 और 5 21 और ये 4 कितना 25, 25 बटे कितना हो गया 5। तो औसत कितना निकल कर आया, तो आप कहेंगे सर 5 निकल कर आया।
तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आपको पता है कि ये समांतर श्रेणी है और टर्म्स कितने दिए यहाँ पर, टर्म्स आपको 5 दिए, तो बीच वाला ही आपका औसत होगा। देखिए वही आया, लेकिन आपको प्रूव हो जाए, आपको चीज समझ में आ जाए तो आपने वो भी करके देख लिया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 5 विषम संख्याओं का औसत कितना है, यानी कि 1, 3, 5, 7 और 9। 5 सतत विषम संख्याओं का औसत कितना है, तो 5 ही आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर स्मॉल m की वैल्यू 5 के बराबर है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि यदि 3 अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए, यदि 3 अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो औसत में कितनी वृद्धि होगी आपको बताना है। तो अगली 3 इसमें इंक्लूड कर लीजिए। तो अब 9 के बाद कितनी, 11, 11 के बाद कितनी, 13, और 13 के बाद कितनी, तो आप कहेंगे सर 15। अब टोटल कितनी हो गई है, तो अब ये टोटल हो गई है आपकी, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगली 3 और कर ली तो 8 हो गई। अब इन 8 का औसत कैसे निकालें, तो एक तरीका तो यही है कि इन 8 को जोड़िए और 8 से भाग दीजिए, नहीं तो ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी का औसत कैसे निकालते हैं। देखिए अब यहाँ पर पदों की संख्या 8 है, तो 8 में आप ये नहीं कर सकते कि बीच वाला ले लें, तो बीच वाला कहाँ हो सकता है, तो ये 4 छोड़ दीजिए, ये 4 इनके बीच में, यानी कि यहाँ पर होगा, और 7 और 9 के बीच में क्या होता है, 8, तो औसत कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। क्लियर बात। तो आप इसको ऐसे समझिए कि पदों की संख्या आपके पास अगर सम में आ गई है, नंबर ऑफ टर्म सम आ गए हैं, तो आप फर्स्ट प्लस क्या करिए लास्ट, और डिवाइड बाई क्या करिए 2, तो कितना हो जाएगा 16, 16 को 2 से भाग दिया तो 8, देखिए 8 ही औसत आया कि नहीं। अब पहले औसत कितना था 5 और उसकी वैल्यू कितनी थी m, अब औसत कितना है 8, तो 8 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 + 3, तो 5 की वैल्यू कितनी m + 3, यानी कि औसत पहले से कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 3 बढ़ गया। या पर यहाँ से भी आप देख सकते थे कि औसत पहले 5 था, अब कितना हो गया 8, तो 3 बढ़ गया। तो इन्होंने बोला कि यदि 5 सतत विषम संख्याएं आप लेते हैं और उनका औसत m है, यदि 3 अगली विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में कितने की वृद्धि होगी, तो आप कहेंगे सर 3 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 3 की। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला आज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर, इन ए पर्टिकुलर ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम इन ए कॉलेज इज एज फॉलोज। एक विशेष वर्ष में एक कॉलेज के विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। आपको एक कॉलेज में दिया गया है कि अलग अलग संकायों में कितने विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया, तो साइंस, आर्ट, कॉमर्स और वोकेशनल, यानी कि विज्ञान, कला, वाणिज्य और व्यवसायिकी में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया उनकी संख्या क्रमशः आपको दी है। लड़के साइंस में 32 आते हैं तो लड़कियां 8 आई हैं, आर्ट में लड़के 28 आते हैं तो लड़कियों का 45 का एडमिशन हुआ है, वाणिज्य में 42 लड़कों ने एडमिशन लिया तो 42 ही लड़कियों ने भी एडमिशन लिया, व्यवसायिकी में अगर 13 लड़कों ने एडमिशन लिया तो 30 लड़कियों ने एडमिशन लिया। ये आपको दिया गया है एडमिशन के बारे में डिटेल, मतलब जिन्होंने अपना इनरोलमेंट करवाया है। सभी संकायों को मिलाकर, यानी कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स और वोकेशनल, विज्ञान, कला, वाणिज्य और व्यवसायिकी को मिलाकर, सभी संकायों को मिलाकर कॉलेज में नामांकित लड़कियों का प्रतिशत क्या है, लड़कियों का प्रतिशत बताना है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि सभी में टोटल स्टूडेंट कितने, ओवरऑल स्टूडेंट कितने चारों में मिलाकर, क्योंकि परसेंटेज बताना है तो वो तो ओवरऑल से बताना पड़ेगा कि पूरे चारों सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, एक तरफ लड़कियों को काउंट कर लीजिए क्योंकि लड़कियों का परसेंटेज बताना है, तो आपको 18, 45, 42 और 30 प्लस करना है। तो अगर हम लड़कियों की बात करें कि लड़कियां टोटल ओवरऑल कितनी हैं, तो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो आप कहेंगे सर 18, 45, 18, 45, 42 और 30, यानी कि 18, 45, 42 और 30। तो ये 10, 5, 15 की 5 हासिल में 1, तो 6, 4, 10, 3, 13, 135 लड़कियों ने टोटल ने एडमिशन लिया। अब टोटल स्टूडेंट कितने, तो लड़के और ऐड कर लीजिए और इसमें जोड़ दीजिए तो टोटल हो जाएंगे। तो बॉयज़ और देख लीजिए कितने, गर्ल्स तो हमने देख लिए, तो आप कहेंगे सर 32, 28, 42, 13, इन सबको प्लस करेंगे तो 8 और 10, 5, 15 की 5 हासिल में 1, 3 और 3, 6, 10 और 1, 11, 115। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं,
तो अगर टोटल स्टूडेंट की बात करें तो देखिए 15 35 250, टोटल स्टूडेंट आपके पास 250 है। 135 में 115 जोड़िए तो 250 आएंगे, मतलब टोटल स्टूडेंट 250 हैं। अब इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कि सभी संकायों को मिलाकर कॉलेज में नामांकित लड़कियों का प्रतिशत कितना है। तो नामांकन तो कराया 250 लोगों ने, उस 250 में लड़कियां कितनी है 135, तो 135 जो है वो 250 का कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। इनटू क्या कर दीजिए 100, 25 से 4 बार, 25 से कितने बार 10 बार, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 35 में, तो 5 चौको 20 की, 135 में 5 चौको 20 की, 0 हासिल में 2, 4 × 3 = 12, 2 14 की 4 हासिल में 1, 4 एकम 4 और 1 5, 540 बटे कितना 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, कितना आगे 54%, यानी कि 54% गर्ल्स ने क्या किया, नामांकन कराया, लड़कियों ने नामांकन कराया। 54% किस में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। तो इस प्रकार देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। टोटल 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हमने किया। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपने ऐप के बारे में। आप लोग थोड़े से स्लो हैं तो थोड़े से फास्ट हो जाए बेटा। यदि आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से इस ऐप को डाउनलोड करें, बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के साथ साथ एकेडमिक एग्जाम की तैयारी भी आप कर सकते हैं। हर एक परीक्षा का आपको वीडियो लेक्चर प्लस आपको सॉल्यूशन, सैम्पल पेपर्स, ओलंपियाड कॉर्नर्स, ये सारी चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जो भी आप पेपर करते हैं उसका PDF भी आपको मिल जाएगा विद वीडियो लेक्चर के साथ में, ठीक है ना। तो यदि अभी तक आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कृपया इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।